नमस्कार। हिंदी कथा साहित्य में कहानी अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है। बच्चों, बचपन में आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी अपने घर के बड़े लोगों से, और शायद उनमें से कुछ कहानियाँ आपको आज भी याद होंगी। हम जब कोई भी कहानी पढ़ते या सुनते हैं तो उस कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख जो है वो अवश्य मिलती है। प्रिय छात्रों, आज हम ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक युवक भारती कक्षा 11वीं से के पाठ्यक्रम से ली गई हैं। पाठ नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, लघु कथाएं, जिसकी लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। आज जो हम लघु कथाएं पढ़ेंगे, इसमें लेखिका ने हमारे समाज की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। अब हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। संतोष श्रीवास्तव का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास, हिंदी, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। उपाधियां होता है डिग्री। नारी जागरूकता होता है नारी को जागृत करना, और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय हैं। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों, वर्तमान मतलब आज के हालात, तथा सामाजिक विसंगतियों का अर्थ होता है समाज में फैली हुई बुराइयों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। श्रीमती संतोष वास्तव ने अपनी रचनाओं में नारी विषय को अधिक महत्व दिया है और अपनी रचनाओं में नारी को जागृत करने का प्रयास भी किया है। इसके अतिरिक्त समाज में फैली बुराइयों को बताने की कोशिश भी की है। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ मतलब प्रमुख रचनाएं। बहके बसंतुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह, दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पहरन उपन्यास, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों का शायराना हरारत, यात्रा संस्मरण आदि। विधा परिचय। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु होता है, छोटी, पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। लेकिन कहानी में जिस विषय को लिया जाता है उस विषय को पूरी तरह से ये छोटी छोटी कहानियाँ क्या करती हैं, स्पष्ट करती हैं। कम शब्दों में जीवन की संवेदना होता है हमदर्दी, पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, आनंद को सघनता और गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता होता है ताकत, इनमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। तो लघु कथाकार में जिन लेखकों के नाम यहाँ दिए गए हैं
लेखकों के नामों को आपने विशेष रूप से ध्यान देना है और उन्हें पढ़ना है, क्योंकि आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो उसमें इसी तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, इन विषयों पर आपने ध्यान देना है और इन्हें याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। उषा की दीपावली। लघु कथा। लघु कथा छोटी कहानी। अनाज की बर्बादी पर बाल मन होता है बचपन में मन की स्थिति की संवेदनशीलता। संवेदनशीलता होता है हमदर्दी और संस्कारों को जागृत कराती है। एक ओर थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कोर होता है निवाला को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। दूसरी कहानी है मुस्कुराती चोट। लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई ना कर पाने की विवशता होता है मजबूरी, तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य होता है अटल इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। तो ये कहानी जो है, जो हम अ भाग में पढ़ेंगे, उषा की दीपावली। इसमें इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, जिसमें उषा जो एक 10 वर्षीय बालिका है और बबन जो सफाई का काम करता है। इन्हीं दोनों पर ये कहानी जो है वो आधारित है। कहानी का अ भाग पढ़ेंगे उषा की दीपावली। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप जलाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। तरबतर होना पूरी तरह से भीगा या पूरी तरह से खुशबू जो है वो समा गई थी। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई भी आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। इस छोटे से परिच्छेद में लेखिका ने त्योहारों के समय घर में किस तरह का खुशी का माहौल देखने को मिलता है और बच्चे जो हैं जिस तरह की चीज़ चाहते हैं, माँ बाप या दादा दादी उन्हें उनकी पसंद की चीज़ जो है वो खुशी खुशी देने की कोशिश करते हैं। तो ये समय जो है कौन सा समय है? दीपावली का है। और इस घर की जो सबसे बड़ी सदस्य है दादी, उन्होंने नरक चौदस के दिन क्या किया है? आटे के दीपक बनाए हैं। और आटे के दीपक बनाने के बाद जो घर का मुख्य द्वार है, देहरी मतलब घर का दरवाज़ा है, वहाँ पर उन्होंने क्या किए हैं? उन दियों को, दीपक जो है उन्हें क्या कर दिया है? जला दिया है। और वह दीपक जलाने के बाद उनके घर का मुख्य द्वार जो है उन दीपकों की जगमगाहट से क्या हो रहा है? चमक रहा है। इसके अतिरिक्त घर में इतने पकवान बने हुए हैं कि घर में उन पकवानों की खुशबू जो है वो हर घर में पूरी तरह से समा गई है। अब जो 10 वर्ष की बच्ची है उषा, लेकिन
जो घर में पकवान बने हैं वो उसे उन पकवान को खाने की इच्छा नहीं है। उस समय वह अपनी दादी से कहती है कि मुझे चॉकलेट और बंगाली मिठाई जो है वो खानी है। तो उसकी दादी उसे समझाती है कि ये मिठाई तो केवल पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए बनाई गई है। तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मिठाई जो है वो आएगी। तो इस तरह से उषा की दादी जो है उसकी मनपसंद मिठाई लाने की उसको क्या देती है, सांत्वना देती है। और इसी पर उषा जो है वो क्या हो जाती है, प्रसन्न होती है। तो देखिए इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द भी आए हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जिन शब्दों के अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे दिन है, दिन को हम और क्या कहते हैं, वार भी कहते हैं और दिवस भी कहा जाता है। ठीक है। अब घर है उसको गृह भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ पर्यायवाची शब्द जो हैं परिच्छेद में पूछे जाते हैं और इसी तरह के व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे खुशबू है, खुशबू को और क्या कहते हैं, सुगंध कहते हैं, सौरभ कहते हैं। ठीक है। अब एक शब्द आया है दीप। दीप शब्द को हम कहते हैं दीपक या दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर इसी परिच्छेद में कौन से शब्द और बन रहे हैं, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में नर्क शब्द जो है, नर्क में विलोम शब्द का अर्थ बन जाता है स्वर्ग। दिन का क्या बनता है, रात। तो इस तरह से परिच्छेद में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आए हैं। आटे के दीपक कंपाउंड, कंपाउंड होता है आंगन या प्रांगण, घर के बाहर जो खुला मैदान रहता है उसको कहते हैं। कि मुंडेर, मुंडेर होता है छत के चारों ओर उठा दीवार का ऊपर का भाग, पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग, जॉगिंग होता है सैर के लिए जाना या फिर धीरे धीरे चलना के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में ना डालकर अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय, कृषकाय होता है दुबला पतला बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए, उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निपोरे। खीसे निपोरना मुहावरा है, जैसे मानो माफ़ी मांगना या शर्म के या लज्जा के विचार जो है आना। उषा जब सुबह अपने फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा कि कंपाउंड में जो आटे के दीपक रात में जलाए गए थे वे सुबह बुझ गए थे और पूरे कंपाउंड में पटाखों के कचरा भरा हुआ था। उसने सफाई करने वाले बबन को वो आटे के दीपक कचरे के डिब्बे में ना डालते हुए क्या देखा कि वह उन आटे के दीपकों को कहाँ डाल रहा है, अपनी जेब में रख रहा है। उसे यह देखकर कुछ हैरानी सी हुई। फिर उसने बबन से ये प्रश्न किया कि तुमने यह दीपक जो है वो अपनी जेब में क्यों रख लिए। तो जैसे बबन जो है उसको थोड़ी शर्मिंदगी से महसूस हुई, लेकिन उसने कहा कि घर जाकर इन्हें दोबारा से गर्म करके सेक कर मैं क्या कर लूँगा, खा लूँगा, क्योंकि अन्न देवता है और अन्न देवता का हमें कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। विस्मय होता है हैरानी से। तमाम दावतों में भरी प्लेटों से जरा सा ठुगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में
सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। खुशी के आंसू छलक आना, आंसू टपकना। कि बबन की बातों को सुनकर उषा का मन बहुत व्यथित हुआ और उसकी आंखों में क्या था, बहुत हैरानी थी। फिर उसकी आंखों के सामने वह दृश्य जो है वो उसे दिखाई देने लगा कि किस तरह से दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा अनाज को ठूसने या खाने वाले मेहमान कचरे के डिब्बों के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर आई और घर पर जो पकवान बने हुए थे उसे एक थैली में डालकर तेजी से बबन की कांपती हथेली पर उसने वह सभी पकवान क्या कर दिए, बबन को दे दिए। उषा की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत खुश हुई कि ऐसे समय में उसने बबन की सहायता की और बबन जो है वो उस थैली को देखकर उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू टपकने लगे। तो हमारे समाज में इस कहानी के द्वारा लेखिका ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारे समाज में आज भी यह बुराई हमें देखने को मिलती है कि कुछ लोग थोड़े से अनाज के लिए आज भी तड़पते हैं, जिन्हें भरपेट अनाज जो है नहीं मिल पाता और उसके कारण वह लोग भूखे ही सो जाते हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अनाज की कद्र ना करते हुए ना जाने कितना अनाज जो है वो कचरे के डिब्बों में डालकर अनाज का दुरुपयोग करते हैं। तो ये सब ना करते हुए मनुष्य को अनाज की बचत करनी होगी और उसी अनाज की बचत करते हुए हमें अनाज का उपयोग सही तरीके से करके गरीब और असहाय लोगों की सहायता करनी होगी, जिससे उन लोगों को भी भरपेट भोजन जो है वो प्राप्त हो सके। अगली कहानी मुस्कुराती चोट अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।